और दुनिया में इतनी गरीब कंट्रीज हैं जिनका पाकिस्तान से भी बुरा हाल है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान को क्यों मिलता है? और जो ट्रेनिंग सेंटर थे जहां मुजाहिदीन ट्रेन होते थे, वहां से अफगानिस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी मुजाहिदीन भेजता था। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में था। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हो कि लोन तो वर्ल्ड बैंक भी देता है, तो IMF का नाम क्यों आ रहा है? आपने कभी सुना है कि कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो? ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ये सब बेचती है। जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई, और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं? जनरल बाजवा ने इमरान खान को PM बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्सटेंड करवाया। कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। देखिए, जो सिचुएशन पाकिस्तान इस पर्टिकुलर टाइम पे फेस कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान इससे पहले कभी नहीं फंसा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स को 8:30 बजे से पहले बंद करने के ऑर्डर आ गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कोलैप्स करने की स्टेज पे है। गेहूं की शॉर्टेज हुई है और कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि जो गेहूं से भरे ट्रक हैं उसके पीछे लोग बाइकों से पीछा कर रहे हैं। सिर्फ एक साल में पाकिस्तान की करेंसी 40% गिर के 267 पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच गई है। ब्लैकआउट इससे पहले भी होते थे पाकिस्तान में, 2015 में, 2021 में भी हुए थे, लेकिन इस लेवल के नहीं हुए थे। सिर्फ पावर कट से होने वाले लॉसेस की वजह से पाकिस्तान की GDP 4% तक नीचे गिर गई है। पावर कट की वजह से पाकिस्तान का टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये पूरी तरीके से नीचे आ गया है, और जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वो $3 बिलियन से भी कम पे आ गया है, श्रीलंका के बराबर पहुंच गया। अब आपके कई क्वेश्चन होंगे कि ये सब अचानक से क्यों शुरू हो गया? बांग्लादेश पाकिस्तान से भी पीछे है, वो आगे कैसे निकल गया, लेकिन पाकिस्तान कैसे पीछे रह गया? पाकिस्तान की एक्चुअल में दिक्कत क्या है? जिसको सबसे ज्यादा एड मिलती है पूरे दुनिया भर से, वो सबसे ज्यादा पीछे क्यों रह गया? और दुनिया में इतनी गरीब कंट्रीज हैं जिनका पाकिस्तान से भी बुरा हाल है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान को क्यों मिलता है? अब देखिए, इससे पहले कि मैं करंट सिचुएशन की बात करूं कि इस बार पाकिस्तान को पैसे मिलने में दिक्कत क्यों आ रही है, IMF क्यों पीछे हट रहा है, या फिर US, इमरान खान और आर्मी का क्या रोल है, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए पहले आपको रूट कॉज समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच गई। Pakistan has warned the country could face an economic collapse. Though Pakistan's not there yet, it's teetering on the edge. देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान को 1/3 मिलिट्री मिली थी और ओवरऑल रिसोर्सेज में से 17% मिला था। ये जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के एक ऑथर हैं हुसैन हक्कानी, इन्होंने भी ये चीज कंफर्म कर रखी है। जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो टोटल 921 थी, उसमें से सिर्फ 34 पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब पार्टीशन हुआ था तो जो इकोनॉमिक कंट्रोल था वो इंडिया के पास था। RBI उस टाइम पे पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था और इंडिया का भी, लेकिन कंट्रोल इंडिया के हाथ में था। इंडिया का जो टोटल कैश बैलेंस था वो 400 करोड़ था, और ये डिसाइड हुआ था कि इस 400 करोड़ में से 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाएंगे। 75 करोड़ में से 20 करोड़ जो थे वो पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को ही दे दिए गए थे, और बाकी का जो 55 करोड़ था उसको बाद में देने की बात की गई थी। उस समय पाकिस्तान के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी कि ये जो रिफ्यूजीज आए थे उनको सेटल करना, उसमें काफी पैसा चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे कश्मीर को लेकर काफी इशू हो रहा था, तो नेहरू जी और पटेल जी ने यह माना कि जो 55 करोड़ है इसको रोक लेना चाहिए, वरना ये इस पैसे से हथियार खरीदेंगे और हमारे खिलाफ ही यूज करेंगे। हालांकि ये जो पैसा था ये आगे चल के महात्मा गांधी जी ने दिलवा दिया था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम तक जब तक ये पैसा मिला था उससे पहले भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफी खराब थी। इकोनॉमिक कंडीशन भले ही थोड़ी सी वीक थी, लेकिन मिलिट्री स्ट्रांग थी, क्योंकि इंडिया एग्री कर गया था 1/3 आर्मी स्प्लिट करने के लिए। इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो ज्यादा स्ट्रांग थी पाकिस्तान के मुकाबले। इंडिया की तरफ से नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल जी मल्टीपल स्ट्रांग लीडर थे। वहीं मुस्लिम लीग में सिर्फ जिन्ना के बाद कोई और स्ट्रांग लीडर आया ही नहीं। जिन्ना की डेथ के बाद ना तो जिन्ना के लेवल का कोई पावरफुल नेता आया और ना ही मिलिट्री ने आने दिया, क्योंकि जो टेम्परेरी कंट्रोल मिला था पाकिस्तान की आर्मी को वो काफी एंजॉय कर रही थी। पाकिस्तान आर्मी को इस टेम्परेरी कंट्रोल की ऐसी आदत लगी कि उसके बाद 29 PM बने। आज की डेट तक एक भी PM ऐसा नहीं है जिसने 5 साल अपने पूरे किए हो। किसी को मार दिया गया, किसी का तख्ता पलट कर दिया गया, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को मारा गया। आज तक इनकी एक भी एजेंसी ये नहीं पता लगा पाई कि PM को मारा किसने है। इमरान खान जो थे इनको रैली में गोली मार दी गई, ये आज तक नहीं पकड़ पाए कि गोली चलाई किसने। बिना किसी बड़े हाथ के ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि किसी के बारे में पता ही नहीं चल रहा कि इनके PMs को मार कौन रहा है, इनके बड़े बड़े नेताओं को मार कौन रहा है। कुछ केसेस में तो लॉ को अमेंड किया गया ताकि जो पूरा कंट्रोल है वो पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में आ जाए। इन कुछ चीजों की वजह से पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर शुरू से ही रहा है, और ये आगे चल के एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनी है, वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है।
पाकिस्तान के सामने भी यही दिक्कत थी कि उसको ग्रो तो करना ही था, लेकिन सीधे सीधे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पेशेंस चाहिए होता है, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करना होता है। तो पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसके लिए नए नए जुगाड़ निकाले और इसी एफर्ट्स में उसको दिखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसकी मिलिट्री नीड्स। पाकिस्तान को उस पर्टिकुलर टाइम पे रियलाइज हो गया था कि यूएस का साउथ एशिया में कोई दोस्त नहीं है और उसको सोवियत यूनियन को कंट्रोल करना है और इसके लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें उसको एक मौका दिखा। पाकिस्तान ने अपने आप को यूएस का फ्रेंड दिखाया और इसके बदले में उसको मिली फॉरेन एड। लेकिन क्वेश्चन है कि ये फॉरेन एड दी क्यों गई? देखिए, आज की डेट में आप देखते होंगे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे यूएस के कॉल सेंटर्स हैं। यूएस के एम्प्लॉयर्स वहां के एम्प्लॉयज को छोड़ के इंडिया से बंदे हायर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक यूएस सिटीजन की सैलरी काफी ज्यादा होती है, उसकी जितनी भी लायबिलिटी होती है वो यूएस के एम्प्लॉयर की होती है। इंश्योरेंस, पेंशन जैसे तरह तरह के बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। कोई एक्सीडेंट भी हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस यूएस के एम्प्लॉयर की बनती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, ऑफिस वगैरह, ये काफी बड़ा खर्चा होता है इसमें। लेकिन इंडिया के अंदर सारे एम्प्लॉयज कम पैसे में मिल जाते हैं और किसी की भी लायबिलिटी यूएस के एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं होती है। सेम कॉन्सेप्ट यूएस अपनी मिलिट्री में भी यूज करता है। देखिए, यूएस यूजुअली दो तरीके से वॉर लड़ता है। अगर उसे लगता है कि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं तो वो वॉर में खुद कूद जाता है, जैसे उसने वियतनाम में किया या फिर इराक में किया। लेकिन जब उसको लगता है कि सीधा कूदने में फायदा नहीं है तो वो शैडो वॉर लड़ता है। इसमें वो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना के काम करता है। मान लीजिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूएस अगर अपनी खुद की आर्मी भेजने लगेगा तो पहली चीज तो अपने सिटीजन को खतरे में डालेगा और अगर उसको कुछ हो गया तो उसका पूरा खर्चा उसको देखना होगा। प्लस कंट्री के अंदर लोगों को आंसर करना पड़ेगा कि क्यों भेजा, वॉर की जरूरत क्या थी। अगर आप अपनी मिलिट्री डायरेक्ट किसी कंट्री के अगेंस्ट में भेजते हो तो वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, कंट्रीज आमने सामने आ जाती हैं। इसलिए ट्रेडिशनल वॉर्स की जगह यूएस अलग अलग मिलिटेंसी ग्रुप को ट्रेन करता है, उनको आर्म्स देता है और उनकी फंडिंग करता है जिससे कि वो अपना मकसद पूरा कर पाए। जैसे अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीनों से उसने अपना काम करवाया। कई ऐसे मिलिटेंसी ग्रुप होते हैं, मुजाहिदीन होते हैं जो पैसे लेके भी लड़ाई करते हैं। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसमें भी आप अगर सर्च करोगे तो रशिया ने सीरियन फाइटर्स को पैसा देके रिक्रूट किया है, जिन्हें मर्सिनरीज भी बोलते हैं। ये पैसा लेके यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस मॉडल में रिस्क एकदम कम होता है। आपको भारी भारी सैलरीज नहीं देनी होती है, आपको बस वेपन्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी होती है। और इस पूरे गेम में पाकिस्तान पूरे एरिया का एक ट्रेनिंग सेंटर बन गया है और इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाया पाकिस्तान मिलिट्री ने। जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए थे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे दो ही सुपर पावर थी, एक यूएसए और दूसरी सोवियत यूनियन, जो अभी रशिया कहते हैं जिन्हें। सोवियत यूनियन का साउथ एशिया में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इंडिया का झुकाव भी सोवियत यूनियन की तरफ ही था। ऐसे में यूएस को पाकिस्तान एक ऑप्शन की तरह देखता था। यूएस अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल पाने के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन तैयार करता है और इन सब की ट्रेनिंग का जिम्मा लेता है पाकिस्तान। तो जब सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी तो उसमें रेदर देन यूएस ने अपनी मिलिट्री उतारने के मुजाहिदीन को रेडी किया। ना तो मुजाहिदीन की जान जाने पे यूएस की कोई जवाबदेही थी और ना ही भारी भारी सैलरी देनी थी और रिस्क भी बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि अगर यूएस की मिलिट्री अफगानिस्तान में उतर के रशिया के खिलाफ लड़ती तो ये वॉर रशिया और यूएस की वॉर में बदल जाती। तो यूएस ने मुजाहिदीनों को वेपन्स दिए, इन सब की ट्रेनिंग हुई पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने हर तरीके से मदद की इन मुजाहिदीन की, इनको ट्रेनिंग करवाई, इनको रूट दिया, इनको खाने पीने और हथियार वगैरह सब सप्लाई करा। इसमें पाकिस्तान के लिए भी फायदा था, क्योंकि बिना कुछ प्रोड्यूस करे या एफर्ट लगाए यूएस से पैसा मिलने लगा था। यूएस ये पैसा कभी एड की फॉर्म में भेजता था तो कभी ह्यूमन राइट्स के बहाने से भेजता था। यूजुअली आप देखोगे तो फॉरेन एड उन देशों को मिलता है या तो जो गरीब हो या किसी क्राइसिस से गुजर रहे हो, जैसे कोई वॉर या फिर नेचुरल डिजास्टर हो। लेकिन पाकिस्तान को एड मिलता था उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, उसकी यूजफुलनेस की वजह से। इनफैक्ट साल का एक बजट भी फिक्स कर दिया गया था जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते थे पाकिस्तान को यूएस की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान ये जो सेंटर्स थे और ये जो पैसा था और ये जो मुजाहिदीन थे, इनका यूज कश्मीर में भी करने लगा। 1964 तक पाकिस्तान में आने वाली जितनी भी फॉरेन एड्स आती थी ये इनके जीडीपी का 5% का हिस्सा बन गई थी। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान ये भूल गया था कि इन सब के बीच में बिना मतलब किसी और की लड़ाई उसने अपने सरदर्दी पे ले ली थी। लेकिन पाकिस्तान की जो जनता थी और गवर्नमेंट थी वो यूएस के इस एड और पाकिस्तान का अफगानिस्तान में हेल्प करने से बिल्कुल खुश नहीं थी। जनता का ये मानना था कि अफगानिस्तान में ये भी हमारे जैसे ही मुस्लिम्स हैं और हम अपने ही भाइयों को। देखिए, जब यूएस ने कुछ कदम पीछे लिए तो वहां पे एंट्री हुई चाइना की और फिर यहाँ पे चाइना ने लोन पे लोन देना स्टार्ट किए और इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो एक बबल में थी उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पाया। दुनिया में अलग अलग तरह के देश हैं, कुछ की इकोनॉमी ऑयल से चलती है, कुछ की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग से चलती है या फिर आईटी सेक्टर से चलती है, कुछ की एग्रीकल्चर से भी चलती है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी
एड और लोन से चलती है। पाकिस्तान एक एड डिपेंडेंट कंट्री है। जिस तरीके से पाकिस्तान यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान चाइना के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंडिया को टैकल करने में चाइना को बहुत ही आसानी रहती है। इंडिया जब तक पाकिस्तान में उलझा रहेगा, चाइना आराम से रहेगा। यही रीजन है कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में उसको मदद करी, और कई एनालिस्ट तो ये भी मानते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में भी मदद करी। अब देखिए, अगर जो डेट ट्रैप स्ट्रेटेजी है वो ऑलरेडी पता होगी, लेकिन मैं फिर भी मोटा मोटी बता देता हूँ। चाइना पहले मार्केट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देता है, फिर जो लोन आपको बाहर से 30 साल के टेन्योर पे मिलता है उसी को चाइना अप्रॉक्स 15 साल के लिए देता है। उसके बाद जिस चीज के लिए चाइना लोन देता है, मान लीजिए वो कह रहा है कि आपकी कंट्री में हम पावर प्लांट बनाएंगे, तो बनाने से लेके हर चीज में चाइनीज वर्कर और कंपनीज होती हैं। तो जो पैसा वो लोन देते हैं वो उसी देश से कमा के एक बिजनेस करके निकल जाते हैं, और ऑन पेपर पे वो लोन एज इट इज बना रहता है, और लोन का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता रहता है। इनके क्लॉज में ये पहले से ही मेंशन करवाते हैं कि अगर लोन नहीं दे पाए तो वो जगह चाइना की हो जाएगी। इसी तरीके से श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट था वो चाइना के पास पहुंच गया। फिर इन्हीं सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का यूज करके ये उस एरिया में रूल करते हैं। अब आप कहोगे ये जो स्ट्रेटेजी आप बता रहे हो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, तो पाकिस्तान के जो लीडर हैं, मिलिट्री है, उनको नहीं पता होगी। तो देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये क्या क्या मजबूरियां रही हैं इनकी, जब मैं अभी आगे IMF की बात करूंगा तो उसमें समझाऊंगा। देखिए, चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC 2015 में बनाना शुरू कर दिया, और ये ग्वादर में भी एक पोर्ट डेवलप कर रहा है। और जितना पैसा चाहिए चाइना बहुत ही आराम से दे रहा है, और पाकिस्तान भी खुश है कि IMF से लोन लेने में बहुत ही ज्यादा झिकझिक होती है और चाइना बहुत आराम से दे रहा है। चाइना ने अभी तक $30 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तान को लोन दिया है और कुछ भी वापस नहीं आया। चाइना को भी पता है कि वो पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन में एडवांटेज उसको मिल रहा है। यहाँ वही सेम डेट ट्रैप वाला मॉडल चलता है। सारे वर्कर्स, कंपनीज वगैरह चाइना से ही आएंगे। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमरान खान ने भी शुरू में अपनी जनता को समझाने की कोशिश की थी, और उसका जब टाइम आया था तो उस टाइम पे उसने काम भी रुकवा दिया था CPEC का। लेकिन इस सब के लिए अब काफी देर हो गई है। देखिए, CPEC से पाकिस्तान के अंदर खूब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, पैसा भी आया। इन सब चीजों से पाकिस्तान खुश होता है और सड़कें भी बन रही हैं, विकास भी हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये एक डेट बेस्ड इकोनॉमी है जो सिर्फ एड्स और लोन के भरोसे चल रही है। IMF ने भी मल्टीपल टाइम समझाया पाकिस्तान को कि CPEC से दूर रहना ही पाकिस्तान के लिए ठीक है। कोई नया नेता आके अगर ये सारी चीजें सही भी करने लगे तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही पहले से चल रहा है, और अब एड लेना इनकी मजबूरी बन गया है। जनता वरना PM को ही गाली देने लगेगी। इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी के पास मल्टीपल कार्ड है, वो बस इस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट उस कार्ड से कर दे रहा है, कभी दूसरे कार्ड की पेमेंट किसी तीसरे कार्ड से कर दे रहा है। इससे EMI तो बचा ले रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। कर्जा उसके ऊपर उतना ही है, बल्कि इंटरेस्ट और बढ़ रहा है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल रही है। कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस लोन लेते हैं और उस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेते हैं। यही रीजन है कि आप देखोगे कि किसी और कंट्री के लिए बेगर वर्ड यूज नहीं होता है, पाकिस्तान के केस में यूज किया जाता है। इनके खुद के PM ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। Beggars can't be choosers. देखिए, पाकिस्तान का जो करंट क्राइसिस है उसने दशकों से जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके ऊपर फोकस वापस से ला दिया है, और इस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान आर्मी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं इंडियन हूं तो बुराई करूंगा ही। आप दुनिया के किसी भी न्यूज आउटलेट में पाकिस्तान के बारे में पढ़िएगा, आपको पाकिस्तान आर्मी का एग्जैक्टली रोल क्या है वो आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट में जरूरत से ज्यादा खर्च करती है। पिछले साल का पाकिस्तान का टोटल बजट 9,502 बिलियन रुपीस का था, जिसमें से 1,523 बिलियन रुपीस खाली डिफेंस पे गया है, यानी कि टोटल बजट का 15% से भी ज्यादा। लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस में जाता है। पाकिस्तान आर्मी ने 1947 के बाद आधे से ज्यादा टाइम पाकिस्तान को रूल किया है, और इनके पास सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा पावर है। ये लोग उसको ही PM बनाते हैं जो इनके हिसाब से चलता है। इनके बिना पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। इसलिए आपने एक वो कहावत जरूर सुनी होगी, बहुत ही फेमस है पाकिस्तान आर्मी के लिए, कि जंग कदे जीती नहीं और इलेक्शन कदे हारिया नहीं। ये देखिए, इतने सारे मेडल इन्होंने लगा रखे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी जंग नहीं जीती है। पाकिस्तान की एक ऑथर है आयशा सिद्दीका, उनकी एक किताब है मिलिट्री INC। अगर मौका आपको लगेगा तो उसको पढ़िएगा जरूर। पाकिस्तान की आर्मी पूरे देश का पैसा कैसे घुमा रही है, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें बताया। आपने कभी सुना है कि कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो? ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस
रियल एस्टेट, ये सब बेचती है। इनकी आर्मी पाकिस्तान की रियल एस्टेट को कंट्रोल करती है और हर जनरल को रिटायरमेंट के बाद प्लॉट पे प्लॉट मिलते हैं। पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। इनकी आर्मी के अगर टॉप 100 ऑफिसर्स की वेल्थ का अंदाजा लगाया जाए तो 35,000 करोड़ से भी ज्यादा की वेल्थ है। इनके बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं, यूके में इनके घर हैं, जबकि एक आम पाकिस्तानी ये सब सपने में भी नहीं सोच सकता जो ये लोग करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने फाउंडेशन और ट्रस्ट का एक नेटवर्क बना रखा है जो पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें ओन करते हैं, जैसे फौजी, शाहीन और बहरिया फाउंडेशन, जिनको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चलाते हैं। इनमें से फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के अंदर ब्रेड तक भी मिलिट्री कंट्रोल बेकरी से बनती है। पाकिस्तान के बैंक को भी आर्मी ओन करती है और हैवी इंडस्ट्री का 1/3 और टोटल प्राइवेट एसेट का 7% हिस्सा आर्मी ओन करती है। पहले कमाते हैं और फिर लॉ में अमेंडमेंट करा के अपना फायदा करवाते हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन को इनकम टैक्स से भी छूट मिलती है और इस वजह से इनके सामने जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इनके सामने टिक नहीं पाती हैं। इनकी आर्मी के पास पावर और पैसा दोनों है। आप कभी नहीं देखोगे कि एक गरीब देश की आर्मी इतनी अमीर है। हर देश की एक आर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे आर्मी का ही एक देश है। आप बोल सकते हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद से भी एक बार चेक करिएगा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो इससे पहले थे जावेद बाजवा, इनकी वाइफ की जो 2016 में वेल्थ थी वो 0 थी। जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई। उनकी वाइफ इतने टाइम में ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही थी कि उनकी वेल्थ इतनी हो गई। और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं जो इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा हो गई है। सैलरी जोड़ दो आप, उसके हिसाब से इतनी वेल्थ नहीं बैठती है, लेकिन उसके बाद भी इतना पैसा आ कहां से रहा है। तो आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लेकिन ये सारी चीजें क्वेश्चन तब हो पाएंगी जब मीडिया ये सारे क्वेश्चन लेके आए। लेकिन मीडिया और सुप्रीम कोर्ट वगैरह हर जगह इनका कंट्रोल है। मल्टीपल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इकोनॉमी में पाकिस्तान आर्मी का रोल जो है वो खत्म करना होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर कोई छोटा सा भी एफर्ट होता है तो उसको वहीं पे फेल कर दिया जाता है, उसको वहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसेस ग्लोबली कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं और इनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा आर्मी के जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स को ट्रांसफर होता रहता है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। इनके पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़ की जमीन है जो इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली है। हायर अथॉरिटी में कोई भी हो, जो भी इनके हिसाब से नहीं चलता उसको ये लात मार के निकाल देता है।